एवरीवन, इस पार्ट से मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है ये एंट्रेंस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हमने जितना भी फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ा और मैग्निफिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ा, तो अगर आप उस पोर्शन से एक्सपेक्ट करोगे किसी क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के आने की प्रॉबिलिटी यही 30 to 40% रह जाती है। बट यहाँ से जो मैं रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं सिंपली आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा इसको अच्छे तरीके से पढ़ो और रिफ्रैक्शन पे कोशिश करो कि इस पर बहुत ज़्यादा होल्ड आपका बने, क्योंकि रिफ्रैक्शन में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका अराउंड 80 to 90% प्रॉबिलिटी बन जाता है। क्योंकि इसी रिफ्रैक्शन में आपका ग्लास स्लैब आता है, इसी रिफ्रैक्शन में आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल शिफ्ट आ जाता है, इसी रिफ्रैक्शन में आपका प्रिज्म आ जाता है और इसी रिफ्रैक्शन में आपके लेंसेज भी आ जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो होपफुली आप इन वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते जाओगे और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इन वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे तो बाकी स्टूडेंट्स तक भी एक क्वालिटी नॉलेज पहुँच जाएगी। और अगेन ये वीडियोज़ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर आप मेरे ही वीडियो सिर्फ देखोगे और इन पर ही वर्कआउट करोगे, आपका ऑप्टिक्स में से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप देखते हैं। रिफ्रैक्शन की बात कर रहा था। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है, आप देखते हो कि आपकी लाइट जो है वो बेंड होती है। अब लाइट बेंड क्यों होती है? क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की डिफरेंट वेलोसिटी होती है। मैं इस चीज़ को ऐसे दिखाता हूँ। लेट अस एज्यूम एन इंटरफेस। तो ये आपके पास एक इंटरफेस है और लाइट जो है वो इंसिडेंट है इस इंटरफेस पर। तो आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो और नॉर्मल के साथ आपका इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और अब आपके पास अगर मैं लाइट की बात करूं, ये आपके पास मीडियम 1 है, ये आपके पास मीडियम 1 है, ये आपके पास मीडियम 2 है, ये आपके पास मीडियम 1 है, ये आपके पास मीडियम 2 है। आपकी लाइट का जो पाथ अभी होने वाला है, मतलब जो इसका एक्चुअल पाथ होने वाला था रादर, वो ये पाथ था। मगर आप क्या देखते हो कि लाइट जो यहां पर है वो एग्जैक्टली इस पाथ पे नहीं चलती है, वो बेंड हो जाती है। बेंड का मतलब वो कुछ इस तरीके से बेंड हो रही है। तो कहने का मतलब लाइट का एक्चुअल पाथ तो ये था ना, बट आप देख रहे हो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई वो बेंड हो गई यहां पे। अच्छा, ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल? ये बेंड यहां पर हो रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये आपके पास ये जो लाइट रे है, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। और रिफ्रैक्टेड रे आपके नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये रिफ्लेक्शन नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है। अब ये आपके पास यहां पे रिफ्रैक्शन है, ये आपके पास यहां पे रिफ्रैक्शन है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जब आप मीडियम्स की बात करते हो, आप मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से डिनोट करते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके स्पीड्स का रेशियो होता है। किसकी स्पीड का? एक आप यहां पर एक मैं बोल सकता हूं कि जो आपके पास फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मैं बोल रहा हूं कि ये स्पीड्स का आपके पास रेशियो होता है। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम स्पीड कौन सी अवेलेबल है? वैक्यूम में। लाइट का मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होता है और वो आपके पास सी के बराबर होता है। तो वो आपके पास सी के बराबर होता है और एक कांस्टेंट है। तो आप इसी सी को एज अ रेफरेंस लोगे। तो यहां पर जब मैं म्यू की बात कर रहा हूं, किसी भी मीडियम की अगर मैं बात करूं, आप क्या करोगे? आप स्पीड ऑफ लाइट को इन वैक्यूम उसको डिवाइड करोगे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका आपको क्या निकालना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं रिपीट करता हूं, आपके पास कोई मीडियम है, आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आइडिया देगा कि लाइट का स्पीड कैसे होने वाला है उस मीडियम में। कहने का मतलब ये आप देख सकते हो, यहां पर मैंने म्यू लिखा, इट इज सी डिवाइडेड बाई वी। सी यहां पर लाइट का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय v आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है।
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, तो ये आपका म्यू है। तो म्यू की अगर मैं बात करूं, ये तो दो स्पीड्स का रेशियो है, मगर रेफरेंस स्पीड कौन सी आपके पास है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये हमेशा कांस्टेंट है और ये मैक्सिमम वैल्यू है लाइट की स्पीड का, और इसका वैल्यू 3 × 10⁸ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप यहां पर इन दो स्पीड्स का रेशियो लेते हो ना, वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बन जाता है? मीडियम का। अच्छा, आप देख लो यहां पे किसी भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, आप सिंपली स्पीड ऑफ लाइट ले लो, फिर देखो कि लाइट का स्पीड उस मीडियम में कितना है, वो निकाल दो। इनका रेशियो आपको मीडियम का क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। अब अगर मैं एयर की बात करूं या अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं, फ्री स्पेस की अगर मैं बात करूं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, न्यूमरेटर कभी चेंज तो होगा नहीं, बस डिनोमिनेटर चेंज होता जाएगा मीडियम टू मीडियम। लेट अस सपोज आपने फ्री स्पेस मीडियम ले लिया, आपने वैक्यूम ही मीडियम ले लिया, तो वैक्यूम के लिए जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आएगा ना, वो आएगा ना सी के बराबर ही। तो अगर आपके न्यूमरेटर में भी सी है, डिनोमिनेटर में भी सी है, म्यू का वैल्यू आएगा ना 1 के बराबर। कहने का मतलब फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए आपका जो म्यू है उसका वैल्यू 1 होगा। म्यू का वैल्यू क्या होगा? वो 1 होगा। अच्छा, किसी और मीडियम की अगर बात करें, किसी और मीडियम की अगर आप बात करोगे तो लाइट का स्पीड उसमें कम रहता है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड तो वैक्यूम में होता है लाइट का। किसी दूसरे मीडियम की बात करोगे तो वहां पर आपके लाइट का स्पीड कम रहेगा। कहने का मतलब आपका v जो है वो हमेशा c से क्या होगा? छोटा। अगर v आपका c से छोटा है, आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब आपका म्यू जो है वो 1 के बराबर है फॉर फ्री स्पेस। फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस आपका म्यू जो है वो 1 के बराबर है, और आपका म्यू जो है वो 1 से बड़ा होगा फॉर अदर मीडियम्स, अदर मीडिया। बाकी मीडिया के लिए आपका म्यू जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1। फर्दर आप यहां पे अगर बात करोगे तो आपका जो म्यू होगा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंडीशन बन रहा है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अगर मैं फर्दर बात करूं, अगर मैं फर्दर यहां पे बात करूं, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो कि आपके पास जो स्पीड होता है, किसी भी लाइट का स्पीड जो आपके पास होता है, आप इस स्पीड को लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। अब यहां पर सी की मैं बात कर रहा हूं, ये तो वैक्यूम के लिए, ये तो फ्री स्पेस के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा यहां पे एयर, क्योंकि एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, ये सब आपके यहां पर वो आपके पास मीडियम्स है जहां पर लाइट का स्पीड आप कितना लेते हो? 3 × 10⁸। मैं रिपीट करता हूं, जो आपके पास एयर होता है, फ्री स्पेस या वैक्यूम जब आपको बोला जाता है, इन सिचुएशंस में आप लाइट का स्पीड हमेशा 3 × 10⁸ लेते हो, मैक्सिमम स्पीड लेते हो। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, सी को यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, तो इसी तरीके से वी को भी तो आप लिख सकते हो। आप वी को लिख सकते हो ना, वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा इन मीडियम। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने फ्रीक्वेंसी सेम लिया, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी में कभी फर्क नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी में फर्क सिर्फ तब आ सकता है जब आप सोर्स कोई चेंज कर दो, मगर कोई भी लाइट सन से आ रही है ना, और सन आपका एक कांस्टेंट सोर्स है, वो वहीं पे हमेशा रहेगा, वहीं से लाइट आएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है कि आपका फ्रीक्वेंसी, इवन दो आप दो डिफरेंट मीडियम्स में लाइट को स्टडी कर रहे हो, मगर दोनों डिफरेंट मीडियम्स में फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क तो यहां पे लैम्डा में आ जाता है, तभी जाके आपकी स्पीड में फर्क आ जाता है। तो अगर मैं अगेन यहां पे म्यू को डिफाइन करूं, तो म्यू इज इक्वल टू सी की जगह पर आपके पास एक तो फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा ईयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वी की जगह पर आपके पास अगेन फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा मीडियम आ जाएगा। आपका यहां फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट हो जाएगा, आप सीधे म्यू को लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा ईयर डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यूजुअली क्या होता है, आपको बोला जाता है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो एक मीडियम का, उस मीडियम के लिए आपको वेवलेंथ दिया होता है और आपको ईयर के लिए वेवलेंथ दिया होता है। तो आप वहां पे फिर आपको दिमाग में आता है, तो स्पीड तो देकर ही नहीं है, आप वहां पे फिर दिमाग में ला ही नहीं पाते हो कि दो लैम्डास का रेशो भी आपको क्या दे सकता है, वो आपको म्यू दे सकता है। अच्छा, ये म्यू किसका होगा? ये तो म्यू मीडियम का होने वाला है, ये म्यू आपके मीडियम का होने वाला है, और आप लैम्डास के रेशो से भी म्यू निकाल सकते हो, आप स्पीड्स के रेशो से भी म्यू निकाल सकते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं अगर रिफ्रैक्शन की बात और एक बार करूं, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड होना, ये सिंपल है आपके पास। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये इंसिडेंट रे आ गई, इसका एक्चुअल पाथ ये था, मगर ये जो आपके पास रे आ रही है ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। कभी कभी आप देखोगे कि यही रे जो रिफ्रैक्टेड रे है ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। तो एग्जैक्टली यहां पर
आप कैसे डिसाइड करोगे कि रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है कि वो आपके टूवर्ड्स नॉर्मल जा रही है? उसके लिए आपको मीडियम्स को डिफाइन करना पड़ेगा। आपके ऑप्टिक्स में दो तरीके के मीडियम्स आप लेते हो। पहला जो आपके पास होता है दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और दूसरा आपके पास होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, दैट इज योर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में आपकी लाइट का स्पीड कम होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली आप उसको बोलते हो दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब भी आपकी रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी ना, जब भी आपकी रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी, आपकी रे नॉर्मल से अवे चली जाएगी। और जब भी आपकी रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में चली जाएगी, आपकी जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। मैं दोनों सिचुएशंस को दिखाता हूं, आप देखते जाओ। देख लो, पहला केस तो आपका यही बनेगा, ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयरर है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू डी लिख रहा हूं, और ये आपका रेयरर मीडियम है, और इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर लिख रहा हूं। जब भी आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी ना, आपकी रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। और यहां पर आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा आ जाएगा। सिमिलरली अगेन, अगर मैं एक इंटरफेस ले रहा हूं, मैं इंटरफेस ले रहा हूं, अब ऊपर वाले मीडियम को मैं रेयरर ले रहा हूं। अब देख लो, देखते जाओ। रेयरर का मतलब मैं इसको क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं इसको यहां पे फॉर एग्जांपल म्यू आर लिख रहा हूं, और ये आपके पास डेंसर मीडियम है, और मैं इसको यहां पर म्यू डी लिख रहा हूं। अब देख लो, रेयरर मीडियम यूजुअली आपका एयर होता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हमने अभी देखा था म्यू एयर, वो आपका 1 के बराबर होता है। तो मैं ऊपर 1 लिख सकता था, अगर मैं ऊपर 1 लिख रहा हूं ऑटोमेटिकली रेयरर मीडियम बन जाएगा, और नीचे आपका डेंसर मीडियम है, मैं इसको म्यू लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं ऊपर वाले मीडियम को 1 दे रहा हूं, यहां पे मैं म्यू एयर 1 ले रहा हूं, और मैं नीचे वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले रहा हूं, तो आपके तो दो मीडियम्स मिल गए आपको। ऊपर वाला आपका रेयरर होगा और नीचे वाला डेंसर होगा, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 या 1 से ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब 1 आपके पास मिनिमम वैल्यू है, 1 आपके पास मिनिमम वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर 1 आपके पास मिनिमम वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब वहां लाइट का स्पीड बहुत तेज होने वाला है। मैं बोलता हूं ना यहां पे कि ये डेंसर मीडियम है। क्यों है डेंसर मीडियम? क्योंकि यहां पे लाइट का स्पीड आपके पास कम होने वाला है, इसीलिए ये डेंसर मीडियम है। मैं कह रहा हूं ना ये रेयरर मीडियम है। क्यों है रेयरर मीडियम? क्योंकि यहां पे आपके लाइट का जो स्पीड है वो तेज होने वाला है। आप देख सकते हो ये आपका क्या यहां पर है, रेयरर मीडियम। इस रेयरर मीडियम में आप देख सकते हो कि आपके पास स्पीड लाइट का ज्यादा होने वाला है, एयर में आपकी लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपको पता है। इसी तरीके से ये डेंसर मीडियम क्यों है? क्योंकि यहां पर लाइट का स्पीड जो है वो कम होने वाला है। अब देखते जाओ, अगेन एज्यूम कि आपके पास ये लाइट आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और यहां पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर आप रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहे हो। जब भी लाइट आपकी रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी ना, आपकी लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो आप देखोगे कि आपकी लाइट जो है वो यहां पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, क्योंकि आप डेंसर मीडियम में जा रहे हो, आप डेंसर मीडियम में यहां पर जा रहे हो। तो आप देखोगे कि आपकी जो लाइट रे है यहां पे वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। यही दो केसेस बनते हैं। तो आप याद क्या रखोगे, लाइट अगर डेंसर से रेयरर जा रही है, तो लाइट अगर रेयरर मीडियम में जा रही है ना, रेयरर मीडियम में उसको एग्जैक्टली एक फ्रीडम मिलेगा, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी।
अगर आपकी लाइट जो है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वहां रेस्ट्रिक्शंस कुछ होंगी, लाइट को टुवर्ड्स नॉर्मल चलना पड़ेगा, तो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल जब डेंसर में जाएगी, और जब रेयरर में जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। बस इन दोनों चीजों का आप टेक केयर करोगे। होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब जो रिफ्रैक्शन आपके पास होते हैं, जब रिफ्रैक्शन का फिनोमेना आपके पास होता है, वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है। स्नेल्स लॉ कुछ नहीं है, दो लॉज है आपके पास स्नेल्स के, तो मैं सिंपली स्टेट करता हूं। पहला लॉ स्नेल का, जो आपके पास यहां पर इंसिडेंट रे है, जो आपके पास यहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपके पास नॉर्मल है, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सिमिलरली जो आपके पास इंसिडेंट रे है, जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, और जो आपके पास नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये आपका यहां पर स्नेल्स लॉ का पहला लॉ है। तो अगेन अगर मैं यहां पर इसको ज्योमेट्रिकली या वेक्टोरली रिप्रेजेंट करूं, तो इंसिडेंट रे अगर आप देखोगे, आप इंसिडेंट रे में एक यूनिट वेक्टर ले लोगे, आप इंसिडेंट रे का एक यूनिट वेक्टर लोगे, तो वो आपके पास IR कैप होगा। आप यहां पर नॉर्मल में भी एक यूनिट वेक्टर लोगे, वो आपका एन कैप होगा। आप यहां पर रिफ्रैक्टेड रे में भी आप एक यूनिट वेक्टर लोगे, मैं रिफ्रैक्टेड रे को RR से रिप्रेजेंट करता हूं, तो RR कैप आ जाएगा। अच्छा, ये तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सबको पता है। अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो आप ऑप्टिक्स का पहला वीडियो चेक कर लेना, वहां पर भी ऐसा सिचुएशन बना था। वहां इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ ये सिचुएशन बना था। यहां पर आपका इंसिडेंट रे है, आपका नॉर्मल है, आपका रिफ्रैक्टेड रे है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इनके यूनिट वेक्टर्स का अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे, रादर स्केलर डॉट प्रोडक्ट अगर आप लोगे, वो 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर आप IR कैप को क्रॉस करोगे N कैप के साथ, और फिर सारे को आप यहां पर डॉट करोगे, आप डॉट करोगे इसको यहां पर RR कैप से, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आपके पास होता है, ये 0 के बराबर है। पहला। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जब स्नेल्स लॉ बोलते हैं ना, आप कुछ रैशो आपके दिमाग में आता है। जब भी आप स्नेल्स लॉ सुनते हो ना, आपके दिमाग में रैशो आ जाता है। मेरे दिमाग में रैशो बिल्कुल भी नहीं आता है। जब मैं स्नेल्स लॉ सुनता हूं ना, मेरे दिमाग में एक प्रोडक्ट आ जाता है। ये फर्क है। अगेन अगर आप रैशो के थ्रू चले जाओगे ना, आप खुद से चीजों को मुश्किल बना रहे हो, क्योंकि फाइनली आपको भूल जाता है कि साइन I बाई साइन R है कि साइन R बाई साइन I है, आपको भूल जाता है। तो अगेन यहां पर मैं बताऊंगा कि आप कभी भी स्नेल्स लॉ को रैशो के फॉर्म, रैशो की स्टाइल में मत यूज किया करो। आप हमेशा एक प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको यूज किया करो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, स्नेल्स लॉ आपको यह स्टेट करता है कि अगर आपका लाइट किसी भी मीडियम में होगा, उस मीडियम का होगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख दो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दो। लेट अस एज्यूम मैं यहां पर रेयर मीडियम की बात कर रहा हूं। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर है, म्यू आर के बराबर। मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट को किस मीडियम में ले रहा हूं? रेयर मीडियम में ले रहा हूं। तो जिस मीडियम में आप लाइट को ले रहे हो, उस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिख दो। मैंने लिख दिया। दूसरा पॉइंट, इसी मीडियम में नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल आ रहा है, खुद से चेक करो। इसी मीडियम में, क्योंकि आपने जो मीडियम लिया उसी में रहना है, दूसरे मीडियम में नहीं जाना है। इस मीडियम को लिया, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इसी मीडियम में आपके नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल I बन रहा है ना। तो आप यहां पे इसी एंगल का साइन ले लो, तो साइन I। ये प्रोडक्ट जो है आपके पास, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ द एंगल विद द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आप सोचोगे, ठीक है, हमने इस मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, क्या इस मीडियम के लिए नहीं अप्लाई कर सकते? हाँ, हम इस मीडियम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जरा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, म्यू डी है। म्यू छोड़ दो, अभी म्यू डी है। तो दूसरे मीडियम की बात करता हूं, म्यू डी मैंने लिख दिया। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी हो गया। दूसरा पॉइंट, इस मीडियम में नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? इस मीडियम में, नीचे वाले मीडियम में नॉर्मल के साथ, सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? आर बन रहा है। इसी एंगल का क्या लोगे? साइन। तो आप साइन आर ले लो। ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो किसी भी मीडियम के लिए ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब आप देखोगे, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। क्या ये सेम कांस्टेंट है? हाँ, ये सेम कांस्टेंट है। आप एग्जैक्टली इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। और अगर मैं लिख रहा हूं, देख लो चौथा पॉइंट, मैं अब इक्वेट कर रहा हूं ना इन दोनों को, तो आप लिख सकते हो ना यहां पे म्यू आर साइन आई इट इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर। ये आपका स्नेल्स लॉ है।
जो आप पढ़ते हो, मगर एक्चुअल में ये आपका स्नेल्स लॉ है। जिस स्टाइल से मैं यूज करने वाला। अब देख लो यहां पे और एक चीज देख लो, यहां पे ये जो स्नेल्स लॉ मैंने लिखा, ये मैंने इस इंटरफेस के लिए लिखा, चलो मैं लास्ट पॉइंट यहां पे बोलता हूं, फिर वीडियो कंक्लूड करते हैं। आप देखते जाओ। देख लो, सबसे आसान वाला एग्जाम्पल मैं लूंगा। मैं एक स्फीयर लेता हूं, ग्लास स्फीयर एक लेता हूं। ये मैं एक ग्लास स्फीयर लेने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हो ये पूरा एक ग्लास स्फीयर है आपके पास, और ये आपका ईयर है। ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लेता हूं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी लेता हूं। लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है, तो ठीक है। और ये सेंटर है आपके पास, या इसको आसान बनाते हैं, डायग्राम आसान बनाते हैं। तो लेट अस एज्यूम लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हो रही है, तो ऐसे कुछ, तो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो जिस पॉइंट पे आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल ड्रॉ करना है ना। स्फीयर में कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हो? जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करो, वही नॉर्मल बन जाता है ना। तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल ढूंढना होता है उस पॉइंट से आप एक डॉटेड लाइन डालना शुरू करो टू सेंटर, वही आपका नॉर्मल बन जाता है। तो आप देख लो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट दिस बी θ1, तो ठीक है। अब यहां पर आपकी लाइट रे जो है, क्योंकि वो एयर से कहां जा रही है? ग्लास। एयर आपका सबसे रेयर मीडियम है, ग्लास आपका डेंसर मीडियम है। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी, डेंसर में एग्जैक्टली जब जाएगी, तो डेंसर में आप देखते हो कि वहां पर कंस्ट्रेंट हो जाएगी ना लाइट। तो कंस्ट्रेंट का मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। तो आप देखोगे यहां पे लाइट आपकी टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। ये देख लो, आपकी लाइट जो है वो तो सीधे जाना चाहती थी ना। आपकी लाइट जो यहां पर है उसका एक्चुअल पाथ तो ये था, आप देख लो एक्चुअल पाथ ये था, मगर ये बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहां पर आपका एंगल लेट अस एज्यूम अल्फा बन रहा है। अब फर्दर देख लो, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे भी मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, आप देखते जाओ। तो ये आपका अगेन नॉर्मल है यहां पे, ये भी आपका नॉर्मल था यहां पर। और आप देख सकते हो कि यहां पर नॉर्मल के साथ ये तो रे है आपके पास, रेड कलर का रे है आपके पास। ये रे आपके नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, मैंने ये एंगल लिया नॉर्मल के साथ, ये अल्फा एंगल लिया रे का नॉर्मल के साथ। यहां पर भी इसी रे का एंगल मैं नॉर्मल के साथ लूंगा। लेट दिस बी बीटा, ज्योमेट्री पे नहीं जाते हैं अभी, ज्योमेट्री बाद में देख लेंगे। दिस इज बीटा। अब यहां पर देख लो, ये लाइट रे जो है ये डेंसर मीडियम में है ना, और यही लाइट रे अब वापस किस मीडियम में जाना चाहती है? रेयर मीडियम में। इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको तो फ्रीडम मिलेगा। रेयर में जब लाइट जाती है उसको फ्रीडम मिलता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट जो आपकी है उसका एक्चुअल पाथ तो अभी ये था, मगर अब ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी ना, तो लाइट रे इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप देख लो, ये एक्चुअल पाथ था टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां होता अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। एक्चुअल पाथ है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये होता, ये तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। अगेन नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? लेट दिस बी θ2। ये आपका इंटरफेस 1 है यहां पर, ये आपका इंटरफेस 2 है। यहां पे 2 इंटरफेस है। अब दोनों इंटरफेसेस पे स्नेल लॉ लगा सकते हो। देख लो इस इंटरफेस पे कैसे स्नेल लॉ लगाएंगे। देख लो, इस इंटरफेस के लिए स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ फॉर इंटरफेस 1। कुछ नहीं करना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू ए, तो आप म्यू ए लिख लो। अच्छा, इस मीडियम में कितना एंगल बन रहा है? θ1 नॉर्मल के साथ, आप साइन ऑफ θ1 लिखो। हो गया पहला मीडियम। अब इस इंटरफेस के रिलेटेड दूसरे मीडियम पे आ जाते हैं। इट इज इक्वल टू, इस मीडियम की अगर मैं बात करूं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? यहां पर ये वाला इंटरफेस आप ले रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली ये रिफ्रैक्टेड रे का एंगल देखना है नॉर्मल के साथ। ये अल्फा बन रहा है, तो साइन अल्फा हो गया। इस इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। जरा इस इंटरफेस के लिए करो, मैं लिख रहा हूं यहां पे स्नेल्स लॉ
और ये इंटरफेस 2 के लिए लिख रहा हूँ। आप देख सकते हो इंटरफेस 2 पे अब आपकी ये रे आ रही है, नॉर्मल के साथ बीटा एंगल बना रही है। पहले इस मीडियम, जिस मीडियम में अभी आप रे को कंसिडर कर रहे हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी लिख दो। एंगल कितना बन रहा है बीटा, तो आप साइन बीटा लिख दो। इट इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपके पास है, वो तो आपके पास सिंपली यहां पर एयर की बात म्यू ए है आपके पास, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास म्यू ए है। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, इस मीडियम में आपका जो रे है वो आपके नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2, तो आप साइन θ2 लिखोगे। अब देख लो कितना आसान है ये स्नेल्स लॉ अप्लाई करना। अगेन होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया कि रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही है और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस वाले इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, फिर मैंने इस वाले इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो को और एक बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर कहीं पर डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आज के लिए मैं यहीं पर कंक्लूड करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका ग्लास स्लैब पे होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो आप स्किप नहीं करोगे और इसको पूरा कंप्लीट देखो और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट हो। आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।